इस क्वेश्चन में क्रोमेटोग्राफी मेथड के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला है कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन द टीएलसी प्लेट, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम देखें तो टीएलसी प्लेट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे सैंपल का स्पॉट लगा होता है और नीचे से क्या होता है, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा थ्रू एडजॉर्प्शन प्रोसेस और यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको डिजॉल्व करके ऊपर मूव करवाएगा। ठीक, तो नॉर्मली जो है हमेशा आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट मूव फास्टर करता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मूव करेगा, तो मान लेते इतना दूर गया तो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ रहता है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रन फास्टर लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि सॉल्वेंट फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटन एट द टॉप एंड पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है पोलरिटी, या प्रोपोर्शनल टू होता है इंट्रैक्शन फोर्स। तो जो कंपाउंड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्ब होगा, उतना ही उसको मूव करना डिफिकल्ट होगा, नहीं स्लोली मूव करेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो इस केस में इस तरह के कॉलम बना होते हैं, यहाँ आप चेक करोगे तो लेफ्ट साइड में मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इमेज मैंने डाला हुआ है जो कि इनसाइड से लिया हुआ है। तो सिंपली क्या करना होता क्या है कि हम लोग इसमें हम लोग ऊपर से डालते हैं, तो ऊपर से डालते हैं तो जो जितना पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, उतना ही स्लोली मूव करेगा। तो यहाँ पे जैसे 3 कंपाउंड ए बी सी अगर मान लेते हैं, तो अगर मेरे को अगर ए बी सी का पोलरिटी कंपेयर करना होगा तो पोलरिटी वाइज में सबसे स्लोली कौन मूव किया दिख रहा है आपको, ए। तो ए ज़्यादा पोलर होगा, फिर बी और सबसे कम पोलर होगा सी, यानी जो जितना कम पोलर होगा उतना ही क्या होगा, फास्ट मूव करेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। अब हम मूव करते हैं स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ था, नॉन पोलर कंपाउंड आर रिटेन एट द टॉप, ये गलत होगा। ऊपर कौन रहेगा बच्चों लोग, ऊपर रहेगा पोलर कंपाउंड, जिसका इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसे स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट। अगर बात करते हैं हम लोग RF फैक्टर का, तो RF फैक्टर बेसिकली ध्यान देना, यहाँ देखो RF फैक्टर डिफाइन कैसे किया गया था, तो आप इसके लिए इसको फोकस करो, इस नीचे इमेज को। तो ये जो बेस लाइन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेस लाइन बोलते हैं इसको हम लोग। बेस लाइन से RF फैक्टर डिफाइन कैसे किया गया, किसी भी कंपोनेंट A का, तो डिस्टेंस मूव बाय द A, यानी ए कितना डिस्टेंस मूव किया है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट को हम ए बोल देते हैं और यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो है इतना डिस्टेंस मूव किया है। तो आपको पता है कि ए का डिस्टेंस जो मूव है, जो कंपोनेंट का डिस्टेंस जो मूव किया हुआ है उसका वैल्यू कम होगा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो ये जो RF फैक्टर का वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा रहेगा। ठीक, तो अब देखें, ध्यान देंगे, जो कंपाउंड जितना पोलर होगा, जितना कंपाउंड पोलर होगा, ठीक, तो पोलर चूंकि यहाँ मूवमेंट नीचे से हो रहा है ना, तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास पोलर कंपाउंड है तो उसका मूवमेंट नीचे से कम होगा। तो पोलरिटी और RF वैल्यू में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स का। तो जो जितना कंपाउंड पोलर होगा उसका मूवमेंट स्लो होगा, उसका RF फैक्टर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस मूव बाय द कंपाउंड क्या होगा, कम होगा। सॉल्वेंट का डिस्टेंस तो हर केस में सेम रहेगा, तो जो जितना पोलर होगा उसका मूवमेंट कम होगा, तो उसका जो RF फैक्टर का रेशियो होगा लेस आएगा। तो स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, RF फैक्टर ऑफ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो RF फैक्टर पोलर कंपाउंड का क्या होगा, स्मॉलर होगा देन नॉन पोलर। स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है RF इज एन इंटीग्रल वैल्यू। तो RF का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, तो उस केस में ये इंटीग्रल वैल्यू बोलना गलत हो जाएगा, यानी 1, 2 एंड 4 ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। आपको देखना है कि NCERT को ढंग से स्टडी करोगे तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।